माइक्रोन्यूट्रिएंट ये एक जिंक ऐसा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके बॉडी की वाइटल फंक्शंस के लिए, और इसके लिए हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेट्स सी व्हाट इज दैट माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिंक। जिंक एज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, और ये सिर्फ उसमें जिंक नहीं है, बाकी भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले गए हैं, और किस तरह से ये अपने शरीर के लिए लाभदायी है ये हम जानेंगे जैसे जैसे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जिंक एज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट दोनों का मैं फर्क आपको पहले भी बहुत पहले के अपने केटीसी ट्रांसमिशन में बता चुका हूं कि जैसे फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स अपने होते हैं जो अपने उसको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, MACRO, यानी बड़े वाले, जो बड़े रहते हैं, बड़े मात्रा में अपने शरीर में लगते हैं। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं ये बहुत कम मात्रा में लगते हैं, MICRO, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये बहुत कम मात्रा में लगते हैं लेकिन इसकी यूटिलिटी जो है वो बहुत बहुत बड़ी है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट जो पाया जाता है वो होता है आयरन। अब आयरन क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि हमारे शरीर में खून जो बहता है उसमें उसको इज रेड इन कलर ड्यू टू व्हाट? इट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? आयरन। तो आयरन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और दूसरा इंग्रेडिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सबसे ज्यादा होना भी चाहिए और पाया जाता है वो है जिंक। इसलिए जिंक का महत्व बहुत ज्यादा है प्रॉपर फंक्शन कैरी आउट करने के लिए सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में। सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म लगेगी, लेकिन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म मतलब सेल की जो एक्टिविटी होती है, सिंगल सेल अपने शरीर में जो होते हैं उसमें जो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते रहती है, उसकी प्रॉपर फंक्शन के लिए जिंक का होना बहुत बहुत आवश्यक है। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जबकि आपकी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। हम जब पैदा होते हैं तो बड़े छोटे से बच्चे होते हैं और बड़े हो जाते तो वी ग्रो एंड दैट इज अ नॉर्मल ग्रोथ, और एक डेवलप होते हैं, डेवलप्ड इनटू एन एडल्ट मेल और फीमेल। बट उस ग्रोथ के लिए जिंक का होना आवश्यक है, सेल्यूलर इंटीग्रिटी के लिए और हेल्दी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। जैसे इम्यूनिटी आप सब जानते हो कि अपने आजू बाजू में तो सब जगह बैक्टीरियाज एंड वायरसेस आर ऑल अराउंड अस, लेकिन हर एक बैक्टीरियम या वायरस अपने को अफेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो हेल्दी इम्यून रिस्पांस के लिए जिंक का होना बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसके लिए हम जिंक को ज्यादा प्रमोट करेंगे इज द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। यानी जो हाइपरटेंसिव लोग हैं या हाइपरटेंशन नहीं है बट हो सकते हैं, उनके लिए जिंक ये एक वरदान है। देखते हैं कि जिंक क्या क्या करता है। सो जिंक, I am very pleased to announce the second product of the day. That's your zinc. You can see here, this is the bottle of 30 capsules in a pack. Zinc. Semi-direct zinc, ऐसा इसका नाम रहेगा। जिंक को आयुर्वेदा में यशदा कहते हैं, यशदा। और यशदा क्या क्या करता है ये काफी सारा वहां पे दिया हुआ है, एक श्लोक भी दिया है जो संस्कृत में है। सबसे पहली जो उन्होंने आयुर्वेदा में जो कहा गया है कि मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में यशदा सबसे अच्छा काम करता है। यशदा मतलब जिंक सबसे अच्छा काम करता है। जिंक के फूड सोर्सेस कौन से हैं? तो जैसे एनिमल सोर्सेस जो है उसमें ऑयस्टर्स, लीवर, एग्स, इस तरह की चीजों में ज्यादा पाया जाता है। और वेजिटेरियन सोर्सेज जो है, जो प्लांट बेस्ड होते हैं, उसमें आप देखोगे लेग्यूम्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स, बीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जिंक हमको हमारे खाने से मिलता है, मिलना चाहिए, लेकिन अभी पाया गया है, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा, इसी स्लाइड में है कि दिखाएगा कि एग्रीकल्चरल क्रॉप जो है, आजकल जो एग्रीकल्चरल क्रॉप अपने को जो मिल रहा है, जो हम वेजिटेबल्स और ये सारी चीजें खाते हैं, इसमें जिंक की मात्रा बहुत कम पाई गई है। क्यों कम पाई गई है? क्योंकि अपने सॉइल में, अपनी जमीन में ही अभी जिंक का प्रमाण बहुत कम हो गया है। ऐसा कहते हैं कि देयर इज अ 49% डेफिशिएंसी आज है जिंक की अपने सॉइल में। अगर सॉइल में नहीं है तो प्लांट में कहां से आएगा? तो यही यहां पे दिखाया गया है एक स्टडी ने
कि ये आज जो 49% है, 49 जो आज डेफिशिएंसी है सॉइल में, ये बढ़ के हो जाएगी 63% बाय 2025। मतलब एक कितना सीरियस इशू होने वाला है कि जब आपको जिंक नहीं मिलेगा प्लांट में ही, क्योंकि प्लांट ही नहीं कैन नॉट पिक इट अप फ्रॉम द सॉइल, वहां से नहीं वो एब्सॉर्ब कर सकता, तो आपके वेजिटेबल में भी वो नहीं रहेगा। इसके लिए जिंक डेफिशिएंसी has become one of the major causes for several other disorders in our body. Let's look at that. डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने एक जस्ट स्लाइड दिखाई है आपको कि 60% ऑफ जिंक जो है, हम जो जिंक या तो फूड सोर्सेज से वगैरह जहाँ से हमको आता है, वो 60% जो है वो आपके स्केलेटल मसल में उसको स्टोर किया जाता है। 30% जो होता है वो बोन्स में होता है और 5% इज स्टोर्ड इन द लीवर और स्किन ऑफ द बॉडी, रेस्ट इज एवरीवेयर एल्स। जिंक एंड इट्स रोल इन ह्यूमन बॉडी, क्या क्या उसका एक रोल होता है मेटाबॉलिज्म में वगैरह वगैरह, ये हम अभी देखेंगे, पर्टिकुलरली इन रिलेशन विथ आवर हेल्थ बेनिफिट्स एंड जिंक। जिंक से नंबर वन बेनिफिट व्हाट वी विल टॉक अबाउट इज मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। आजकल हाइपरटेंशन, कार्डियक इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें, ओबेसिटी जो पहले हमने दिखाई ना, एपिडेमिक, ट्रिपल एपिडेमिक, उस तरह की जो चीज़ें हैं वो हाइपरटेंशन को डेफिनेटली बढ़ावा देती है। तो ये चीज़ को रोकने में जिंक का बहुत मदद है। सेकंड है अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिलेटेड टू योर ब्रेन, देन ऑफ कोर्स योर अदर रिक्वायरमेंट्स। जिंक हैज़ एन एक्सट्रीमली यूजफुल रोल इवन इन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, eye health, bone health, and also in your reproductive system. We'll look at that. Zinc and its role in hypertension. यहाँ पे एक इन बाइवो स्टडी है, जो स्टडी आपको what it shows it कि when zinc deficiency होती है, zinc deficiency का और hypertension का closely relation देखा गया है, और कि डेफिशिएंसी हो तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब आप जिंक लेते हो तो हो सकता है कि आपका हाइपरटेंशन बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो। दिस इज योर सेकंड स्टडी, जिंक इन हाइपरटेंशन। दूसरा, जिंक इन योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जिंक आपके प्रोस्टेट में, जो मेल्स में, पर्टिकुलरली आदमियों में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसमें, और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेंटेन करने में जिंक की बड़ी अहम भूमिका होती है। तो मेल फर्टिलिटी में जहां प्रॉब्लम आ गई, जहां क्वालिटी ऑफ स्पर्म इज नॉट गुड और द लो काउंट इज देयर एटसेट्रा, तब आपको बहुत जरूरत हो, क्लियरली उसके साथ रिलेशन है कि अगर जिंक डेफिशिएंसी है तो ये चीजें, प्रोस्टेट का भी कुछ डिसऑर्डर हो सकता है और डेफिनेटली आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम रह सकती है एंड द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म विल बी आल्सो लोअर। देयरफॉर जिंक हैज़ अ बिग रोल। ये क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे आपको मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि जहाँ अगर जिंक अगर कम मात्रा है तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल पे कैसे परिणाम होता है और प्रोस्टेट हेल्थ पे भी कैसे परिणाम होता है। दिस इज द सेकंड ट्रायल जो टेस्टोस्टेरोन लेवल के बारे में इन हेल्दी एडल्ट्स, अगर जिंक कम है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने के चांसेस ज़्यादा है। ये कोरिलेशन है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, क्यों है, कुछ देखा गया तो जिंक वाज आल्सो वन ऑफ द पैरामीटर्स जिसमें देखा गया कि जिंक की मात्रा कम थी, इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम थी। क्लिनिकल स्टडी, यहाँ पे हर एक चीज हम जब बात करते हैं तो हम पूरी तरह से बात करते हैं कि क्लिनिकल सब्सटेंसिएशन होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे आप देखो बिफोर एंड आफ्टर, इसमें भी दिखाया गया कि जिंक पहले कम था, पहले नहीं था या कम था, और जब उसका कम था तो आप टेस्टोस्टेरोन लेवल को देखिए और वो एरो दिखा रहा है कि आफ्टर दैट, पोस्ट दैट, आफ्टर पोस्ट दैट मींस पोस्ट जिंक लेने के बाद आपका लेवल टेस्टोस्टेरोन का बढ़ गया है। दोनों इसमें देखोगे आप, फ्री टेस्टोस्टेरोन भी देखो और एक टोटल टेस्टोस्टेरोन भी देखो, दोनों में दिखेगा कि पहले जिंक की मात्रा कम थी, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम था, जिंक लेने के बाद में द लेवल्स हैव गॉन अप। दिस इज व्हाट द क्लिनिकल स्टडी शोज वेरी क्लियरली हियर। तीसरा इसका इफेक्ट होता है, एक तो हमने हाइपरटेंशन देख लिया और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे देख लिया जैसे टेस्टोस्टेरोन। तीसरा इंपैक्ट ऑन प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे कि मैंने स्पर्म के बारे में तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जिसमें सीमेन कंटेन्स दोज ऑल द स्पर्म्स। जिंक डेफिशिएंसी, ये देखा गया कि प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड एज बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना
जो कैंसरस नहीं है बट वो बढ़ जाता है, साइज में बढ़ जाता है। जब BPH हो जाता है तब एक एडल्ट मेल, पर्टिकुलरली इट अफेक्ट्स आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज, जबकि यूरिनेशन बड़ा फ्लो के साथ में नहीं होता, रुक रुक के होता है, या जैसे लीकिंग टैप को जैसे आप उसको एक कंपेयर कर सकते हो, जो एक नल है जो बिल्कुल धीरे धीरे यूरिनेशन होता है, क्योंकि वो आपकी जो यूरेटर है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड दबाता है तो वो छोटा हो जाता है, जितना होना चाहिए उससे छोटा हो जाता है, तो यूरिनेशन करने में बहुत दिक्कत होती है। कोई दूसरे इलाज नहीं होता है, इसकी ऑपरेशन करना बड़ी आम बात है। लेकिन अगर जिंक डेफिशिएंसी है तो हो सकता है कि BPH हो, और अगर जिंक लिया जाए तो हो सकता है कि आप BPH से दूर रहें। BPH पेशेंट पे जो करी गई थी जिंक लेवल और BPH का कनेक्शन में, ये क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे दिखाई गई है। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा तक होता है, यानी प्रोस्टेट कैंसर तक हो जाता है। इसलिए जिंक कंटेंट अगर आपके शरीर में कम है तो ये होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यू कैन सी अनदर रिजल्ट्स हियर, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन जिंक लेवल पहले देखे गए और बाद में जब देखे गए तो प्रोस्टेट ग्लैंड को किस तरह से हेल्दी रखने में जिंक ने मदद की। जिंक और डायबिटीज, अभी 3 चीजें तो हम पहले देख चुके हैं। पहला हाइपरटेंशन, दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्टेड, तीसरा प्रोस्टेट के तरफ, और अब चौथा हम बात कर रहे हैं डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज यानी अपना डायबिटीज मेलिटस इज अ फुल नेम, दैट इज डायबिटीज टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, तो जिंक अगर लो है तो डायबिटीज को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। तो जिंक इज वेरी वेरी वाइटल अलॉन्ग विथ इंसुलिन टू मैनेज द हेल्दी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। ग्लाइसेमिक कंट्रोल, लिपिड प्रोफाइल की एक मेटा एनालिसिस है। मेटा एनालिसिस का मतलब होता है काफ़ी सारे जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं उसका एक निचोड़ एक मेटा एनालिसिस के मार्फत दिया जाता है। क्लियरली शोज दैट जिंक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग डायबिटीज ऑल्सो। अभी अगर सिर्फ जिंक का कोई इंग्रेडिएंट अगर एक सिर्फ हमारे जिंक सेमी डायरेक्ट जिंक में डाल दिया जाए तो फिर हम सेमी कैसे, हमारे यहाँ तो रिसर्च बहुत सारा होता है, बहुत पावरफुल रिसर्च होता है। उसमें हमने देखा गया कि अगर इसके साथ में विटामिन A और विटामिन B6 जब ऐड किए जाए तो जिंक की इफेक्टिविटी बढ़ती है। तो इसीलिए हमने सिनर्जिस्ट मतलब क्या, 2 ऐसे इंग्रेडिएंट जो सिनर्जिस्ट है, विटामिन A और B6 जो जिंक के साथ कंबाइन किए हैं, दैट इज हाउ यू गेट योर फैंटास्टिक प्रोडक्ट कॉल्ड सेमी डायरेक्ट जिंक। जिंक बहुत आवश्यक होता है आपके विटामिन B6 के मेटाबॉलिज्म के लिए, और विटामिन B6 आप जानते हो उसके रोल क्या है शरीर में। ये एक जिंक विथ सिनर्जिस्ट यहां दिया है, T सेल्स विथ आइसोलेटेड फ्रॉम योर पेरिफेरल ब्लड, और जब आप सप्लीमेंट करते हो जिंक और विटामिन A के साथ में तो आपको रिजल्ट्स बहुत ही फैंटास्टिक मिलते हैं। अभी मैं आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने वाला हूं जो मैंने व्हाट्सएप पे भी काफ़ी आप लोगों को भेजा था, आज उसके बारे में बता रहा हूं। और एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट, लेटेस्ट मतलब 5 दिन पहले वाली रिपोर्ट, अगस्त 22 यानी 5 दिन पहले, आज 27 तारीख है। तो डाइटरी जिंक प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इन्फेक्शन। ये है क्लिनिकल जो की थी, जो पेपर पब्लिश किया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ने किया था ऑस्ट्रेलिया से। उनका कहना है कि जिंक और न्यूमोनिया इनका बहुत क्लोज कनेक्शन है, और अगर जिंक की मात्रा सही है, अच्छी है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जिसकी वजह से न्यूमोनिया होता है उसको रोका जा सकता है। यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और अपने प्रोडक्ट के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। आपको समझ गया होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी, हमने तो पहले ही समझ लिया था कि जिंक कितना इंपॉर्टेंट है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ऑल्सो इसको स्टैंप कर रही है कि व्हाट वी आर सेइंग इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो सभी तरफ से देखिए जिंक के बारे में बहुत अवेयरनेस आ रही है और पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस माइक्रो न्यूट्रिएंट इन अ बिग नंबर। ये जर्नल कौन सा है इसका रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे सारे साइंटिस्ट के नाम है। जो प्रीवियस स्लाइड का जो मैंने एक निचोड़ दिखाया आपको कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को कैसे कंट्रोल में या इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं जिंक के द्वारा, वो जो रिपोर्ट है उसके ये सारे कर्ता धर्ता लोग हैं, और इसका टाइटल है डाइटरी जिंक एंड द कंट्रोल ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इन्फेक्शन। ये पब्लिश हो चुका है ये रिपोर्ट, और हम उनको यहाँ मेंशन कर रहे हैं आपके लिए।
और एक इंटरेस्टिंग चीज जो कल ही डॉक्टर साहब ने मुझे बताई, डॉक्टर मजीद साहब ने बताई कि पर्टिकुलरली एज रिलेटेड आई डिसीज में, यानी एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन, जिसको हमको बोलते हैं एएमडी, एएमडी और जिंक का रिलेशन क्या है, तो वहां वो लिखा गया है, ये ट्रायल रिपोर्ट दिया है। और ये जो पर्टिकुलर स्टडी थी ये नेशनल आई इंस्टीट्यूट ने की थी अंडर द गाइडेंस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, the federal governments in United States. So results clearly showed that high levels of zinc significantly reduce करते हैं advancement of AMD and its associated vision loss. मतलब अगर AMD हो जाए, जैसे macular degeneration की हम बात करते हैं, उसके लिए मैक्यूमैक्स पे हम उस बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, तो AMD अगर हो गया तो विजन लॉस का पूरा चांस होता है, बिकॉज वहां वो जो स्पॉट वगैरह है, आप मैक्यूमैक्स देख लीजिए, उसके ऊपर में आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे। तो जिंक अगर दिया जाए तो बहुत ही चांसेस, रिस्क जो है वो कम हो जाती है एएमडी होने में। ये बहुत बड़ी स्टडी है, AREDS इसको बोला जाता है। रिक्वायरमेंट क्या है हमारी जिंक की हमारे शरीर में, तो आप देखोगे यहाँ पे एडल्ट मेन में 12 और विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है 2 और विटामिन B6 की है 2 और विटामिन ए इज रिक्वायर्ड इन 600 यूनिट्स। वीमेन में ऑलमोस्ट द सेम एक्सेप्ट जिंक की मात्रा 2 मिलीग्राम कम है, 12 से 10 है। ये रिक्वायरमेंट है। अगर ये रिक्वायरमेंट है तो हमारे प्रोडक्ट में क्या है, हमारे प्रोडक्ट में एग्जैक्टली उसी का तरह का फॉर्मूला आप देखोगे। जिंक आप देखोगे 10 मिलीग्राम, और आप बोलेंगे कि एडल्ट मेल में तो आपने 12 बोले तो फिर 10 कैसे? अरे जिंक बाकी हमारा खाना भी तो हम खाते हैं, उसमें से भी तो थोड़ा थोड़ा मिलते ही रहेगा, तो वो 10 मिलीग्राम है। विटामिन ए सही मात्रा में दिया हुआ है, विटामिन B6 दिया है, और ऑफ कोर्स आवर रेगुलर फ्रेंड बायोपेरिन देयर इन 5 milligrams quantity. This is your zinc. Semi-direct zinc available in very attractive prices. आप इसको लीजिए and have an extremely healthy life. इसके फॉर्मुलेशन का रैशनल क्या है ये हम दिखा दें। अभी जिंक ये बहुत सारे आप मार्केट में भी पाओगे कि जिंक की काफ़ी थोड़ी मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट करके कई सारे प्रोडक्ट में होता है, लेकिन उसमें जिंक मोनोमेथियोनिन नहीं होता। ये जिंक मोनोमेथियोनिन हमारा प्रोडक्ट है, समी का प्रोडक्ट है, जो मोनोमेथियोनिन होने से इसकी मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी हमारे शरीर में होती है। मतलब आप जितना लोगे उतना सारा के सारा आपको फायदेमंद ही होगा। यह है हमारा रिसर्च, दैट इज व्हाट इट सेड, जिंक मोनोमेथियोनिन, ZMM। विटामिन B6 का रोल क्या है? जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स में इसका बहुत बड़ा रोल है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी अपने नर्वस सिस्टम के साथ इसका रिलेशन है। विटामिन B6, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन ए इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन, जैसा हम जानते हैं, और ये बहुत बड़ा रोल करता है, इसेंशियल रोल इन विजन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी आप देखोगे कि वो जो रिपोर्ट आपने AREDS वो जो स्टडी का देखा था, उसमें विटामिन ए हम जानते हैं कि आई हेल्थ के लिए अच्छा है, वो स्टडी था जिंक के स्पेसिफिक। हमारे प्रोडक्ट में तो जिंक पे भी है और विटामिन ए भी है, तो फायदेमंद तो होगा ही होगा। विटामिन ए और जिंक का कनेक्शन क्या है? तो देखिए, जिंक विटामिन ए की मेटाबॉलिज्म का बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है उसका जिंक की वजह से। और जिंक in the normal cell, whereas vitamin A metabolism, it is altered. Supplementation of zinc will not serve any beneficial effects in vitamin A. इसलिए जिंक का होना अत्यंत आवश्यक है। जिंक कम हो, विटामिन ए की उतनी अपने को एडवांटेज नहीं मिलेगा। बायोपेरिन, as you all know, bioavailability enhancer, clinically proven, ग्रास स्टेटस। अभी इसकी डोसेज के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। ये ऐसा नहीं है प्रोडक्ट की सुबह शाम खाते रहो, इसका सिर्फ एक कैप्सूल पर डे खाना है, एक कैप्सूल पर डे फॉर 1 to 2 months ओनली। और ये रेजिमेंट जो है, जो यूसेज रेजिमेंट हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं, वो 6 महीने में एक बार करना है। यानी 6 महीने में, अगर एक साल भर की 2 साइकिल है, 6 महीना, तो पहले हाफ में आप 1 से 2 मंथ इसको 1 से 2 महीना एक कैप्सूल पर डे खाना। जैसे हमारा टॉक्सीफ्लश का होता है, 6 महीने में हम सिर्फ 1 महीना खाते हैं, एक कैप्सूल
30 दिन के लिए। तो ये 30 दिन से 60 दिन तक आप खा सकते हो, 1 से 2 महीना, और फिर रुक जाइए 4 महीना, फिर आप इसको डोसेज को फिर से इस यूसेज को रिपीट कर सकते हो। सो स्पेसिफिकली रिमेंबर, दिस इज द स्पेसिफिक रिकमेंडेड यूसेज फॉर आवर जिंक।